गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम कविता पहले पढ़ेंगे जिसका नाम है ध्वनि। अब ध्वनि ध्वनि यानी कि आवाज, ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने मन की आवाज बता रहे हैं, अपने मन की बात हमें बता रहे हैं। इस कविता का नाम है ध्वनि और कविता के रचिता है, कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो अब देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, इनको प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं, उनमें नई ऊर्जा का निर्माण करना चाह रहे हैं, नई चेतना, नई आशा का निर्माण वह इस कविता के माध्यम से युवा पीढ़ी में, नई पीढ़ी में करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो और वह कह रहे हैं कि ये जो युवा पीढ़ी है या फिर नई पीढ़ी है, इन्हें आलस नहीं करना चाहिए और मेहनत से कार्य करना चाहिए, मेहनत कर कर आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, उत्साह से हिम्मत से क्या करना है, उन्हें हर किसी कार्य में आगे बढ़ना है। तो यही बात इस कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमें बता रहे हैं। तो पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता के शब्दार्थ देखेंगे और फिर इसका भावार्थ देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले कविता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यह कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, ठीक है। अब इस कविता के शब्दार्थ देखिए। जैसे मृदुल, मृदुल यानी कोमल, उसके बाद है पात, पात यानी पत्ता, गात, गात यानी शरीर, निद्रित, निद्रित यानी सोया हुआ, प्रत्युष, प्रत्युष यानी प्रातःकाल यानी सुबह, तंद्रालस, तंद्रालस मतलब नींद से अलसाया हुआ, लालसा, लालसा यानी कुछ पाने की इच्छा, चाह, आकांक्षा, ठीक है, अभिलाषा, यह हो गया लालसा, ठीक है। यह कविता और कविता में के कुछ शब्दार्थ। तो आपको यह कविता हिंदी कॉपी में लिखना है और दिए गए शब्दार्थ भी आपको हिंदी कॉपी में लिखना है। तो अब हम इस कविता का अर्थ देखेंगे। तो कविता की पहली 4 पंक्तियां हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, मेरे मन में अभी अभी तो मृदुल वसंत आया है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। अब वसंत, वसंत आपको पता है वसंत क्या है, एक ऋतु है। कितने ऋतु होते हैं, 6 ऋतु होते हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। यह क्या है, यह 6 ऋतु है ना। इसमें से वसंत ऋतु को क्या कहा जाता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वसंत ऋतु का बहुत ही महत्व है, क्योंकि वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु आने पर हर तरफ हरियाली छा जाती है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती है, मतलब खुशहाली नजर आती है। जैसे चिड़िया ची ची कर गाना गाती है, पंछी उड़ते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर तरफ नए पत्ते आते हैं, नई नई डालियां खिलने लगती है। जो पतझड़ से पूरे पत्ते गिर चुके हैं, वो पूरे नए पत्ते आते हैं, तो सब तरफ क्या है, हरियाली ही हरियाली होती है और जो वातावरण होता है वह बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक होता है। इसीलिए वसंत ऋतु को क्या कहा जाता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। अगर हमें भी
अगर इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे तो हमारा मन भी कैसा हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ऐसा वसंत ऋतु में होता है। तो कवि क्या कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में वसंत आया है। अब जीवन में वसंत आया है यानी अभी अभी तो मैं जवान हुआ हूँ, अभी अभी तो मैं कुछ करने योग्य बना हूँ, अभी तो मेरे जीवन में मेरा लक्ष्य प्राप्त, मुझे मेरे जीवन में मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है। इस तरह से कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, अभी मेरे जीवन की क्या हुई है, शुरुआत हुई है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। वसंत रूपी यौवन आने से क्या हुआ है, मेरे जीवन की अभी ही शुरुआत हुई है। आगे की पंक्तियां देखिए। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि क्या कह रहे हैं कि हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पात यानी पत्ता, मृदुल यानी कोमल, है ना, निद्रित यानी सोया हुआ, प्रत्युष का अर्थ होता है सुबह। ठीक है, तो हरे हरे ये पात, हर तरफ क्या है, हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। डालियां कलियां कोमल घात, कभी अपने शरीर की तुलना इन डालियों से, कलियों से, पत्तों से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कर यानी हाथ, ठीक है, तो मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। कवि का स्वप्न क्या है, कवि का स्वप्न है कि ये जो युवा पीढ़ी है, ये जो नई पीढ़ी है, इन्हें प्रोत्साहित करना, इन्हें जागरूक करना, है ना। तो वह क्या कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। जिस तरह से मैंने यह समझ लिया है कि हमें अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कुछ करना है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। उसी तरह मेरा ये जो स्वप्न है, इस स्वप्न का कोमल हाथ क्या करूंगा, मैं निद्रित कलियों पर फेरूंगा। जो कलियां अभी तक खिली नहीं है, उन्हें सुबह का सूरज का मैं आभास कराऊंगा, और ये जो मेरा कोमल हाथ है, स्वप्न भरा कोमल हाथ में इन निद्रित कलियों पर फेरकर उन्हें क्या करूंगा, जगाऊंगा। अब निद्रित कलियां का कवि का क्या अर्थ है, निद्रित कलियां कवि किसे कह रहे हैं कि जो कि निराशावादी लोग हैं, जो हारे हुए हैं, जो जीवन में कुछ नहीं करना चाहते, कि आप सोच रहे हैं कि अब मेरे से तो ये नहीं होता, जिनकी ऐसी सोच है, वैसे लोगों को कवि कह रहे हैं कि निद्रित कलियां, सोई हुई कलियां, उन लोगों को उद्देश्य से कवि कह रहे हैं कि जो निराशावादी लोग हैं, उन्हें क्या है, मैं आशावादी बनाऊंगा, उन्हें मेरा जो स्वप्न है, उस सपनों का कोमल हाथ उनके ऊपर फेरकर मैं उन्हें भी जागरूक करूंगा, उनके जीवन में भी नया सवेरा लाऊंगा। मतलब जो निराशावादी लोग हैं, मैं उन्हें भी आशावादी बनाऊंगा, और उन्हें भी जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, और उनकी निराशा क्या है, मैं दूर करूंगा। मेरा जो कोमल हाथ है वह उन पर फेर कर। ठीक है, अब वह अपना कोमल हाथ किसके द्वारा फेर रहे हैं, अपनी कविता के द्वारा। अपनी कविता द्वारा वह जो निराशावादी लोग है ना, उनको अपने कविता के माध्यम से वह समझा रहे हैं कि अभी जीवन का अंत नहीं होने वाला, अभी तो पूरा जीवन बाकी है, हमें कुछ कर कर दिखाना है, हमें अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है ना। ऐसी नई ऊर्जा, नई चेतना कवि क्या कर रहे हैं, जो निराशावादी लोग हैं उनके अंदर जागृत कर रहे हैं अपने कविता के माध्यम से। उसके बाद की पंक्तियां हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कह रहे हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं। ये जो पुष्प है, ये जो फूल है, जो जिनमें आलस है, तंद्रालस का अर्थ क्या बताया है कि नींद से अलसाया हुआ है ना। अभी जिनमें आलस है, मैं उनका आलस क्या करूंगा, दूर करूंगा, है ना। जो निराशावादी लोग हैं, उनकी निराशा मैं दूर करूंगा, उनका आलस मैं दूर करूंगा, अपने नव जीवन का अमृत सरल से सींच दूंगा मैं।
अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। जिस तरह मैं समझ चुका हूँ कि जीवन में कुछ करने के लिए क्या है, हमें आशावादी होना चाहिए, हमें हमारे अंदर वह ऊर्जा होनी चाहिए, हमारे अंदर वह चेतना होनी चाहिए जिससे हम कुछ कर दिखाने के में कार्य कर सके। वो जो मेरा जो अमृत है, जो मैं प्राप्त कर चुका हूँ, वह मैं इन सभी के अंदर क्या करूंगा, सहज सींच दूंगा। सभी के अंदर मैं सहज इनको यह अमृत पिला दूंगा। अब अमृत आपको पता है ना? तो यह अमृत रूपी जो यह मेरा जो ध्येय है, वह मैं इन सब में आसानी से पूरा कर दूंगा। कवि का क्या है ध्येय, क्या है इनमें कि कवि जो निराशावादी युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उनको एक नई चेतना, नई ऊर्जा देना चाहते हैं। तो यह जो मेरे जीवन में जो मैंने अमृत प्राप्त किया है, मैं यह सभी के अंदर सहज सींच दूंगा। आगे की पंक्तियां देखिए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां आनंद, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहे हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, मेरे है वे जहां आनंद, अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा। मैं उन्हें आशावादी जो लोग निराशावादी है, उन्हें आशावादी करके उन्हें उनका द्वार दिखा दूंगा, उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें जागरूक कर दूंगा। कवि कह रहे हैं कि वह उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैं उन्हें जागरूक कर दूंगा, उन्हें अपना द्वार दिखा दूंगा कि उन्हें आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, अपनी कविता के माध्यम से। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो कुछ पाने की, कुछ करने की इच्छा है, वह अभी पूरी नहीं हुई है। वह पूरी नहीं होती जब तक मेरा अंत नहीं होगा। कवि कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। इस तरह से कवि अपनी कविता के माध्यम से युवा पीढ़ी को क्या है, प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर यह कविता है ध्वनि, और इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब इस कविता का अभ्यास हम देखेंगे। प्रश्न अभ्यास। इसमें पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो इसका जवाब है, कवि को ऐसा विश्वास इसीलिए है क्योंकि अभी उनके मन में नया जोश व उमंग है, अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दिशा से उबारना चाहती है। इसीलिए कवि को ऐसा लगता है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उनका अंत अभी नहीं होगा? तो इसका जवाब सभी प्रश्नों के जवाब हिंदी कॉपी में लिखना है और याद करना है। तो इसका जवाब हमने अभी देखा कि कवि को ऐसा विश्वास इसीलिए है क्योंकि उसके मन में नया जोश व उमंग है, अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं, युवा पीढ़ी को आलस्य की दिशा से उबारना चाहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया पहले प्रश्न का जवाब। प्रश्न 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो इसका जवाब है, फूलों को विकसित करने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो इस संसार से अनभिज्ञ है और सुप्तावस्था में पड़ी हुई है, अपने कोमल स्पर्श से जागृत करने का प्रयास कराता है ताकि वो निद्रावस्था से जागकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सके। अर्थात उस युवा पीढ़ी को निद्रा से जगाने का प्रयास करता है। कवि क्या करते हैं? युवा पीढ़ी को निद्रा से जगाने का प्रयास करते हैं, जो अपने जीवन के प्रति सचेत न रहकर अपना मूल्यवान समय व्यर्थ कर रही है, और वो ये सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहता है। ठीक है, यह हो गया प्रश्न 2 का जवाब। अब है प्रश्न 3, कवि पुष्पों के तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इसका जवाब है, पुष्पों के तंद्रा व आलस को हटाने के लिए कवि अपने स्पर्श से उन्हें जगाने का प्रयास करता है। जिस तरह वसंत आने पर उनके मधुर स्पर्श से फूल और कलियां खिल जाती है, उसी तरह कवि भी प्रयत्नशील है। उसके बाद है कविता से आगे। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है?
आपस में चर्चा कीजिए। देखिए, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा। इसकी चर्चा करनी है तो इसके बारे में जानकारी आपको लिखना है। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु। हाँ, इसमें वसंत को ऋतुराज कहते हैं क्योंकि इस ऋतु में न अधिक सर्दी पड़ती है और न अधिक गर्मी। अंग्रेजी महीने के अनुसार ये मार्च अप्रैल में होती है। इसमें वसंत पंचमी नामक त्योहार आता है। पीली सरसों खिलती है, पेड़ों पर नए पत्ते, नई कोपल आती है, आम के बोर भी लगते हैं। ये सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होती है, इसीलिए इसे ऋतुओं का राजा कहते हैं, ऋतुराज कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो वसंत ऋतु में आने वाले त्योहार देखिए, वसंत ऋतु कुल 2 महीने से कुछ अधिक रहती है। यह आधे फाल्गुन से शुरू होकर चैत बैसाख के कुछ दिनों तक रहती है। अतः इस ऋतु में मस्ती भरी होली, रंगों का त्योहार, वसंत पंचमी, देवी सरस्वती की पूजा, खेती में पकी फसल और पीली सरसों का रंग, बैसाखी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। वसंत ऋतु में इन त्योहारों को मनाया जाता है। प्रश्न 3 है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। तो देखिए, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके खान पान, उसके पहनावे, उस समय के त्योहार, उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव। अतः जैसे ऋतु होंगे उपरोक्त बातें भी उसी के अनुसार होंगी। इस तरह से ऋतु परिवर्तन का क्या है, जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्नों के जवाब। अब देखिए, प्रश्न एक है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। तो फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूट जाते हैं। तो इसका जवाब है, इस कविता में वसंत ऋतु का ही वर्णन है। इसमें किस ऋतु का वर्णन है? वसंत ऋतु का ही वर्णन है। यहाँ आम के बोर और होली के त्योहारों का वर्णन बताया गया है। प्रश्न 2 है, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? ठीक है, कवि ये सब कुछ फूल पौधों के लिए कर रहा है। आप लोग फूल पौधों के लिए क्या क्या करना चाहोगे, यह आपको लिखना है। तो इसका जवाब आप मन से लिख सकते हो। तो भी देखिए, हम फूलों पौधों को अधिक संख्या में उगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और समय समय पर खाद पानी की सिंचाई आदि की व्यवस्था करेंगे। फूल पौधों को जंगली जानवर और बेकार तोड़ने वालों से बचाएंगे। इस तरह से हम फूल पौधों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे है प्रश्न 3। कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही है, इस तरह से और कौन सी बातों से इसका संबंध जुड़ सकता है। तो यह लिखना है, उसका जवाब आपको लिखना है। उसके बाद है भाषा की बात। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये बात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पदों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ 5 शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता व विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा,
कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। जो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। 3 बेर खाती थी ते वे 3 बेर खाती है। जो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार के भेद हम सभी हिंदी ग्रामर के इसमें देखेंगे, हिंदी व्याकरण में अच्छे से पूरा देखेंगे। ठीक है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों दो प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्रित कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। इन शब्दों का क्या है, वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे देखिए पहला, बातों बातों, तो इसे हम कर सकते हैं, बातों बातों में हम दोनों ने रास्ता पार कर लिया। रह रह कर, मुझे रह रह कर अपनी स्वर्गवासी दादी की याद आती है। लाल लाल, सोनू के पास गुलाब के लाल लाल फूल है। सुबह सुबह, मेरी दादी सुबह सुबह हरे राम 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 हरे हरे का जाप करती है। इस तरह से रातों रात, चोर रातों रात घर का सामान लेकर चंपत हो गए। घड़ी घड़ी, तुम घड़ी घड़ी दरवाजे पर क्या देखते हो। इस तरह से आपको आप इसके वाक्य मन से भी बना सकते हो। ठीक है। अब देखिए उसके बाद है प्रश्न 2। कोमल गात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। अब देखिए, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य है, क्योंकि इनकी विशेषता क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्द बता रहे हैं। अब इसमें आपको समझा क्या, देखिए कोमल गात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। अब गात, वसंत, पात ये क्या है, ये विशेष्य है। इसे हम संज्ञा भी कह सकते हैं, ठीक है, नाम भी कह सकते हैं। और यह क्या है, और विशेष्य भी इसे कहा जाता है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, कोमल, मृदुल और हरे हरे ये शब्द क्या है, इनकी विशेषता बता रहे हैं। हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में अच्छा बंदर, सुंदर कार, इस तरह से। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण में 2 गज जमीन, 4 किलो गेहूं, इस तरह से। संख्यावाचक विशेषण में आप कोई भी बता सकते हो, जैसे 4 संतरे, 4 पेंसिल, प्रथम स्थान, इस तरह से कोई भी आप उदाहरण दे सकते हो। सार्वनामिक विशेषण, जैसे सार्वनामिक विशेषण में वह पेड़, इस तरह से जो सर्वनाम का उपयोग इस विशेषण में किया जाएगा। यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। इस तरह से यह विशेषण और विशेषण के भेद है। विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के भेद भी पूरे अच्छे तरह से हम हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे। तो अभी आपको इन सभी की जानकारी लिखनी है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको हिंदी कॉपी में लिखना है, ठीक है। और कविता याद करनी है, कविता याद करनी है और सभी प्रश्नों के जवाब आपको हिंदी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर हमारा पाठ जिसका नाम है कविता, हमारी कविता ध्वनि, और इस कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ये यहाँ पर पूरी होती है।
थैंक यू।